हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने प्यारा सेशन लेकर के। इस सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज आपके सामने में मिथिला यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का प्यारा सा बुक है, उसके 2020 पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि ये जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये पेपर 5 का प्यारा सा बुक है और इससे 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जितना का आंसर कर पाओ, चारों का चारों करने की टेंडेंसी आ जाएगी अगर आप हमारे सेशंस को कंप्लीटली देखते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते, खूब अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर लेंगे, आप चारों क्वेश्चंस बनाने के दावेदार हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कोशिश हमेशा करता हूं कि आपके सामने में जो कंटेंट आए वो कंटेंट टाइम कंज्यूमिंग कम हो, टाइम कम कंटेंट करे, लेकिन आपको चीजें परफेक्ट मिले। इस वजह से अब जो हमारा सेशन आता होगा, आप देखते होंगे इस सेशन के अंदर में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखते हैं, अपने पैनल पे, स्मार्ट बोर्ड पे सॉल्व करके रखते हैं। आप सभी जानते भी होंगे कि ऐसे ही सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना होता है हमें, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हैंड रिटन होता है, जैसे कि आप देखते हैं। इसके बनाने के पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता हो, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ें पसंद आती हो, जो एग्जामिनेशन में फ़ायदा पहुंचाता होगा, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इन सभी चीज़ों में आपके अपना कोई भी धनराशि का नुकसान नहीं है। अगर आपके कुछ पैसे इन्वेस्ट हो रहे होंगे इसमें तो सोचने वाली बात है, लेकिन अगर सच्चाई बताया जाए तो ये तीनों काम करने में आपका कोई भी धनराशि का नुकसान नहीं हो। इतना कम से कम कर सकते हैं हमारे लिए। और आपको इस क्लास का या यूट्यूब पे जो भी मैं क्लास करवाता हूँ सबका पीडीएफ नोट्स हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी, हमारा जो ऐप है वो भी इसी नाम से, ठाकुर सर एकेडमी नाम से ऐप है। इसी ऐप पर चले जाएंगे, इसी ऐप पर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ठाकुर सर एकेडमी, वहां मिल जाएगा। और खोजने में कई बच्चों को दिक्कतें होती हैं, तो आप जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद पहला पेज जो खुलेगा, उस पेज पर यहाँ पर देखिएगा ट्रिपल टिक, ट्रिपल लाइन ऐसे बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका, अगर फोटो लगाए होंगे तो यहाँ फोटो आ जाएगा, नहीं तो यहाँ देखिएगा सेकंड नंबर पे लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ बजाबते पार्ट 3 का एक प्यारा सा फोल्डर बना हुआ है, लिखा भी हुआ है बीएससी बीए पार्ट 3, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है ये बीए वाले बच्चों भी पढ़ते हैं और बीएससी वाले बच्चे भी, ठीक है। और वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद अपना नोट्स बनाइएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ खुलता नहीं है सर, एक बार दो बार तीन बार ट्राई कीजिएगा, पीडीएफ का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो खुलने में थोड़ा समय लगता है, या कभी कभी फेल भी होता हो तो रीट्राई कीजिएगा, खुल जाएगा। तो हम विलंब नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके सामने में 2020 के पीवाईक्यू, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2020 के पीवाईक्यू को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, जो क्वेश्चन आप पहले से जानते भी हैं, ऑब्टेन करना है कूची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। यही क्वेश्चन अपने पास इससे पहले भी है 2018 के पीवाईक्यू में। 2018 का जो पीवाईक्यू हम करवाए हैं उसमें देखेंगे तो पहला का बी है, पहला का बी है, वहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी हमने किया है और आप लोगों ने भी सॉल्व किया है, क्योंकि 2018 के बाद ही हम 20 करवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वहां जो सॉल्व किए होंगे उस क्वेश्चन के ऊपर में टिक आउट कर लीजिएगा कि ये 2020 का भी पहला का ए है, ठीक है। आइए सर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला का बी हमारा सेकंड क्वेश्चन बन रहा है। कहता है इसमें प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि डी डेल टू एक्स बट्टा में डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू डेल टू बट्टा डेल जेड बार। ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ज़्यादा परेशानी नहीं है इसके अंदर में। देखो यहाँ पर हमने क्या किया सर, मान लिया जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसका कंजुगेट निकालिए। कंजुगेट का मतलब प्लस को कर दो माइनस। ओके, इस दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर दिए। प्लस करने से क्या मिला सर, 2x मिल गया। ओके, प्लस करने से 2x मिला। हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं सर, कि x का मान निकाल लेते, तो हाफ चला गया उससे मल्टीप्लाई में। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, तो x का मान निकालना होगा हमें z और z के बार के रिस्पेक्ट में। सेम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों को घटा दिए, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई है। z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई है, बिल्कुल सर। अब यहां से 2 आयोटा ले आओ डिवाइड में, तो हाफ मतलब 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार वाई का वैल्यू मिल गया। अब यहां से क्लियर देख पा रहे होंगे x जो है और ये जो y है, दोनों ही z के और z बार के टर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, मतलब z और z बार के टर्म में इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया भैया कि देखो x और y जो है दोनों फंक्शन हो गया है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, एक z और दूसरा z बार का फंक्शन हो गया है। ठीक है जी सर। अब हम लोग यहाँ पर से निकालने जा रहे हैं डेल बट्टा डेल जेड का वैल्यू। अब निकालने जा रहे हैं हम लोग डेल बट्टा डेल जेड का वैल्यू। आप जानते होंगे ऐसा, आप डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 में पढ़े होंगे। जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जेड में ऑलरेडी एक्स इन्वॉल्व होता है, इसीलिए पहले डेल को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल। सेम कहानी जेड में जो है वाई भी इन्वॉल्व होता है, तो जेड को वाई के रिस्पेक्ट में इंटू फिर वाई को एक्स के जेड के रिस्पेक्ट में, डेल को वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को जेड के रिस्पेक्ट में। प्लस साइन लगाना है क्योंकि जेड जो होता है उसमें एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो प्लस साइन लगा देना है। डेल को एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस डेल को वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये है, ये तो सेम रख दिया। अभी जो एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो x था वो था 1/2 आयोटा, सॉरी 1/2 इंटू जेड प्लस में जेड बार था। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग x को z के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया जी सर। z का डिफ्रेंशिएशन 1 और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो भी पार्शियली हो रहा है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब z बार यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस में 0, हाफ इंटू 1 प्लस 0, डेल जेड बटा डेल एक्स का वैल्यू। सेम बात अगर करते हैं हम लोग यहाँ पर से, तो हमारे पास में जो वाई जेड का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू जो होता है वो होता है सर हाफ आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसके केस में क्या हो जाएगा सर, 1/2 आयोटा आ जाएगा और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा। यस सर, इसीलिए यहाँ पर 1/2 आयोटा इंटू 1 माइनस 0 लिख दिया। समझ में आ गई बात। दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया सर, यहाँ लिख दिया। अच्छा एक बात और ये भी ख्याल रखना है कि 1/आयोटा जो होता है बेसिकली वो माइनस आयोटा होता है। कैसे, तो 1/आयोटा जो हमारा है उसको अगर हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 बन जाता है। आयोटा बटा -1 यानी कि माइनस आयोटा बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1/आयोटा जो है उसके जगह पे लगा दिया हमने माइनस आयोटा, बीच में प्लस था, साइन आ गया माइनस। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। सेम बात करते हैं यहाँ पर डेल बटा में डेल बाई डेल जेड बार का, मतलब अब हम जेड को डेल को अब हम जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सेम कहानी, डेल बटा डेल एक्स पहले, फिर एक्स को जेड बार के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस जेड डेल को वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को जेड बार के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर से ये तो सेम लिख दिया। अब जेड इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में,
इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर जेड बार के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, सो बताइए। जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 1/2 आयोटा 1/2 रहबे करेगा, ये हो जाएगा सर 1, सॉरी ये 0, ये हो जाएगा अपने पास 1। उसके बाद सर डेल वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा सर 1/2 आयोटा, उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस जेड का 0 आई माइनस 1 जेड बार के रिस्पेक्ट में। तो वही आ गया अपने पास हाफ इंटू 0 + 1, हाफ इंटू 0 + 1, और उसके बाद यहाँ पर हाफ इंटू हाफ आयोटा इंटू -1। फिर से देखो यहाँ पर 1/i आ गया, 1/i जो है 1/i यहाँ पर माइनस आयोटा बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसको आयोटा आ जाएगा बीच में, यानी कि प्लस आयोटा। आप हम दोनों में कॉमन ले लिए, ये दो इक्वेशन मिल गया। इस दोनों इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी डेल 2z बट्टा डेल z डेल बार आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड को। यस सर, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई देखो डेल 2 आ जाएगा और डेल z इंटू डेल z बार LHS में। हाँ सर, इधर 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। ये बन रहा अपने पास में सर a - b और a + b। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से a² - b²। आयोटा स्क्वायर बन गया अपने पास -1, तो प्लस हो जाएगा बीच में, इसको हमने इधर लिख दिया, 4 को उधर ले आकर लिख दिया। आपके सामने जो रिजल्ट तैयार हो गया वही तो अपना प्रूफ करना था, ये अपना प्रूफ हो चुका है। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़े और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला है सर 2 का ए। 2 का ए क्वेश्चन में कह रहा है सर कि प्रूव दैट एट ईच पॉइंट जेड ऑफ डोमेन वेयर एफ जेड इज एनालिटिक। जहां पर एफ जेड क्या है सर, एनालिटिक है, और एफ डैश जेड जो है वो 0 नहीं। एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल है वो, लेकिन उसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। तो जो मैपिंग है W बराबर में एफ जेड, वो होता है अपना क्या चीज सर, कन्फॉर्मल मैपिंग। ऐसा प्रूफ करना है। तो जब भी कन्फॉर्मल मैपिंग की बात होगी, इसका मतलब एक चलेगा अपना जेड प्लेन का फिगर और दूसरा चलेगा W प्लेन का फिगर। ठीक है, तो देखो जेड प्लेन का जो फिगर है इसमें दो कर्व हमने बनाया। जेड प्लेन का मतलब XY और W प्लेन का मतलब UV। एक कर्व अपने पास रखा, ये C1 नाम है, दूसरा कर्व रख दिया, इसका नाम C2 है। ठीक है, और इस कर्व पे एक पॉइंट लिया जिसका नाम Z1 है, दूसरा इस कर्व पर पॉइंट है जिसका नाम Z2 है। इसका डिस्टेंस भी R रखा, इसका भी डिस्टेंस कितना है, R है। इस पहला कर्व के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है T1, जो एंगल बना रहा है इसके साथ कितना सर, अल्फा। और ये टेंजेंट T2 है जो एंगल बना रहा है अपना अल्फा 2। इसका मतलब किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ। ये पॉइंट तो Z0 है। इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये जो बीच का एंगल है, ये वाला बीच का एंगल, ये बीच का एंगल हो जाएगा सर अल्फा 2 पूरा एंगल माइनस से नीचे वाला एंगल अल्फा 2 - अल्फा 1। ऐसा ही फिगर हमने यहां भी बनाया जिसमें अपने पास कर्व C1 डैश है, C2 डैश है, इस पर दो पॉइंट है W1 W2, क्योंकि W प्लेन में दो पॉइंट होगा, एक का नाम W1 दूसरा का नाम W2 है। पहला टेंजेंट है इसका T1 डैश, दूसरा टेंजेंट T2 डैश। पहला टेंजेंट φ1 एंगल बना रहा है और दूसरा टेंजेंट बना रहा है φ2 एंगल। इसके बीच का एंगल हो जाएगा φ2 - φ1, φ2 - φ1। ये जो पॉइंट है जहां से ड्रॉ करें उसका नाम P डैश है, W0 है। ठीक है, U एक्सिस और V एक्सिस है। अब यही सब बात यहाँ पर फिर से हम जितना बात हम फिगर में बताए हैं उस सब बात को यहाँ पर लिखना है भाई। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर से सर, क्या मान लिया, माना हमने यहाँ पर से कि PZ0 जो है बी ए पॉइंट इन अ रीजन D इन Z प्लेन एंड कर्व्स C1 और C2 इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट PZ0। वही कहा, दो कर्व हमने ड्रॉ किया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट Z0 पे। ठीक है, और Z0 एक पॉइंट मान लिया है आपने। फिर आगे हम बात कर रहे हैं कि सर T1 और T2 जो है दो टेंजेंट है एट द पॉइंट Z0 पर ही दोनों टेंजेंट है।
जो T1 जो है सो C1 कर्व के लिए टेंजेंट है और T2 जो है T2 कर्व के लिए टेंजेंट है रिस्पेक्टिवली। मतलब T1 कर्व पर टेंजेंट है, T2 कर्व पर टेंजेंट है। ऑल्सो T1 T2 मेक्स एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 विथ रियल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब वही बातें कि T1 जो है अपने पास में वो अल्फा 1 एंगल बना रहा है और T2 जो है अल्फा 2 एंगल बना रहा है, तो बीच का एंगल अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 होगा, जिसका जरूरत हमें बाद में पड़ेगा। ऑल्सो Z1 और Z2 दो पॉइंट्स लिए कर्व C1 और C2 पर जो सेम डिस्टेंस R पर है, कहाँ से, Z0 से, और R वेरी स्मॉल है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया यहाँ पर कि ये दोनों पॉइंट लिया, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से R ही है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से R ही है, तो सेम डिस्टेंस पर, लेकिन R बहुत स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल इसमें दिखा नहीं पाएंगे, बहुत स्मॉल दिखाएंगे तो भाई पता नहीं चलेगा फिगर में कहाँ चला गया पॉइंट। इसे थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखें, ये स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है भाई। हाँ, हम जानते हैं कि भाई Z2 माइनस में Z1 माइनस में Z1 माइनस में Z0 जो होगा वो R इंटू आयोटा थीटा 1। ये कहाँ से आ गया, तो डिफरेंस जो होता है ना वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा Z1 माइनस Z0, उसका डिस्टेंस R है, और वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। दो पॉइंट का, दो कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कम्प्लेक्स नंबर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का R इंटू ई का पावर आयोटा थीटा। सर नहीं होता है, ये तो होता है सर R इंटू हो गया सर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अरे बुआ, इसी को लिखते हैं हम लोग ऐसे, ये पोलर फॉर्म है, उसी का आइलर फॉर्म है ये हमने यहाँ पर ले लिया। फिर Z2 के साथ लिया थीटा 2, Z2 के साथ लिया थीटा 2, इसका रख लो R, इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर R। बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ पर से R टेंस टू अगर 0 है, R चूंकि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो टेंस टू 0 बोल सकते हैं। R टेंस टू 0 होगा तो इसका थीटा 1 टेंस टू अल्फा 1 हो जाएगा, थीटा 2 टेंस टू अल्फा 2 हो जाएगा। ये कहाँ से बात आ गई सर, तो देखो ये एंगल जो होगा ना, ये R जो है 0 हो जाए, मतलब ये पॉइंट अगर घसक के इस पे आ गया, ये पॉइंट घसक के इस पे आ गया, ये जो पॉइंट अभी ऐसे है ना, ये पॉइंट घसक के इस पे आ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, मतलब ये टेंजेंट बन जाएगा। वैसे पढ़ाया भी जाता है, आप पढ़े भी होंगे कैलकुलस में कि ये पॉइंट कर्व पर का कोई पॉइंट टेंस टू हो जाए, जैसे ये लिखा हो अपने पास में, मान लो ये लिखा अपने पास से पॉइंट है, ये अगर इस पे घसक के आ जाएगा तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब एंगल बन जाएगा अल्फा 1। वो थीटा अगर एंगल बना रहा है, ये पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है, मान लो ये है, ठीक है, ये एक लाइन है जो थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ थीटा 1 बना रहा है। अब जब ये पॉइंट घसक के इस पे आ गया, ये लाइन जो है टेंजेंट बन जाएगा ऐसा, तो वो एंगल कितना बना रहा होगा, अल्फा 1। तो थीटा 1 कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा 1 में और थीटा 2 कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा 2 में। ठीक है, ठीक है। नाउ if the point along the curve C1 moves from Z1 to Z0 in the plane, then the image of the point along C1 dash moves from W1 to W0 in W plane। मतलब इस पर का पॉइंट इधर की ओर अगर जाएगा तो निश्चित रूप से इसका W1 पॉइंट भी W0 की तरफ जाएगा, मूव करेगा। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि W1 माइनस W0 भी पोलर फॉर्म में होगा, जो कि लिखा है मैंने ρ1 इंटू ई का पावर आयोटा फाई 1, एंड W2 माइनस W2 ρ2 इंटू ई का पावर आयोटा फाई 2। यहाँ पर लेंथ सेम होगा, जरूरी नहीं है, इसलिए दोनों में R, दोनों का जो पोलर फॉर्म का R होता है, यानी कि ρ1 ρ2 दोनों अलग अलग रखा। अब चूंकि यहाँ पर दिया हुआ था कि FZ क्या है सर, एनालिटिक है, एनालिटिक है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ डैश उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एफ डैश एक्स का फार्मूला भी होता है, लिमिट Z1 टेंस टू Z2, यहाँ आ जाएगा W1 माइनस W0 बट्टा Z1 माइनस में Z0 इज इक्वल टू एफ डैश Z0, एफ डैश Z0, ये फार्मूला होता है भाई। ठीक है, यहाँ इसका वैल्यू रख दिया ρ1 ई का पा आयोटा फाई 1, यहाँ R ई का पा आयोटा थीटा 1, यहाँ सिर्फ लिमिट वर्ड लिखा। अब देखो क्या है,
कि इसमें जेड में चेंज करा दे, इसमें रो फाई सब आ गया, तो ये अभी निकालना जरूरी नहीं है, इसे सिर्फ लिमिट लिख दिया, मतलब ये वैल्यू लिमिट पे सॉल्व हो रहा है, इतना समझना है। इसका वैल्यू हमने मान लिया इतना, किसका, एफ डैश जेड नॉट का वैल्यू कितना मान लिया सर, कितना मान लिया सर, तो ये आर नॉट ई का पावर आयोटा थीटा नॉट। अब देखो ये दोनों या साथ रख लो, ये दोनों आपस में माइनस कर लेगा तो आयोटा कॉमन लेंगे और फाइव वन माइनस थीटा वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, इसको स्किप करो। मेन है ये वाला पार्ट, ये चेंज कर रहा है, ये तो लेंथ फिक्स है, ये चेंज कर रहा है, इसका मतलब लिमिट वैल्यू इसका जो होगा वो थीटा मतलब पावर पावर के बराबर होगा। ठीक है, और अलग अलग दोनों में लिमिट कर दिया हमने, फाइव वन में थीटा वन में, अच्छा यहाँ थीटा नॉट आ गया, बिल्कुल सर। अब देखो इसमें हम कह सकते हैं कि लिमिट लगने पर थीटा वन क्या बन जाता है, थीटा वन कितना बन जाता है लिमिट लगने पर, थीटा वन बन जाता है फाइव वन, आर टेंस टू जीरो लगने पर अल्फा वन बन जाता है, सॉरी अल्फा वन बन जाता है, ये बन गया अपने पास में अल्फा वन, और इस साइड ले आए तो अल्फा वन प्लस थीटा नॉट। सिमिलरली अगर बात करेंगे तो फाइव टू बन जाएगा अल्फा नॉट प्लस थीटा टू। अब इस दोनों के डिफरेंस निकालते हैं, फाइव टू माइनस फाइव वन का लिमिट वैल्यू, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, अल्फा टू माइनस अल्फा वन हो चुका है, बिल्कुल। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन कर्व जो सी डैश सी वन डैश सी टू डैश मतलब डब्ल्यू प्लेन में जो कर्व के बीच का एंगल बन रहा है वो बराबर हो रहा है किसमें, कर्व C1 और C2 मतलब जेड प्लेन में जो कर्व है, देखो ना यहाँ पर ये जो डब्ल्यू प्लेन का जो एंगल्स है टेंजेंट वाला जो बना रहा था, टेंजेंट के बीच का एंगल वही किसके बीच में बन रहा है, जेड प्लेन के बीच में बन रहा है। तो कर्व C1 दो एंगल बिटवीन कर्व मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट जो है डब्ल्यू प्लेन का मतलब एंगल बिटवीन कर्व डब्ल्यू प्लेन का बराबर हो रहा है एंगल बिटवीन टेंजेंट इन जेड प्लेन, यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट इन एंगल बिटवीन कर्व इन जेड प्लेन। अगर एंगल एंगल बराबर हो जाता है तो इस केस में कहलाता है मैपिंग क्या है, कन्फॉर्मल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ जेड जो है, डब्ल्यू बराबर एफ जेड ये कन्फॉर्मल मैपिंग। क्लियर है बात, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। कहता है फाइंड फिक्स्ड पॉइंट, ये 2 का बी क्वेश्चन है, फिक्स्ड पॉइंट हमें फाइंड करना है एंड नॉर्मल फॉर्म में भी उसको चेंज करना है। ठीक है, अब द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका इस्तेमाल करके आपको इसको फिक्स्ड पॉइंट भी फाइंड करना है और नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में W इज इक्वल टू दिया हुआ है Z बट्टा में Z माइनस वन Z माइनस टू। जब फिक्स्ड पॉइंट निकालने की बात हो ना तो W के जगह पर Z पुट करते हैं, फिक्स पॉइंट निकालने के लिए W के जगह Z पुट करते हैं, Z पुट कर दिया, क्रॉस इसको काटना मत नहीं तो एक वैल्यू ही गायब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ गया सर, इस साइड आके इंटू कर लो, इस साइड ले आए सबको, दोनों में से कॉमन हो गया जेड, यहाँ आ गया जेड माइनस वन टू, इसका माइनस वन, जेड इंटू जेड माइनस थ्री बन रहा है। इसका मतलब 2 फैक्टर आ गया, यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब 2 फैक्टर हो गया, एक हुआ जेड इज इक्वल टू जीरो और दूसरा हो गया अपने पास में जेड माइनस में थ्री इज इक्वल टू जीरो, हम जेड इज इक्वल टू कह सकते हैं यहाँ पर से 3। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर जो जेड का वैल्यू आता है दैट इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हो गए। अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो नॉर्मल फॉर्म का सिंपल कंसेप्ट होता है भाई कि जो जो आया है यहाँ पर उतना उतना डब्ल्यू में से माइनस करो। ठीक है, जेड का वैल्यू मतलब डब्ल्यू का वैल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर दिया अपने पास जेड बटा जेड माइनस टू, डब्ल्यू माइनस जीरो किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यू माइनस थ्री किया, थ्री माइनस कर दो, इसका एलसीएम कर दिया तो हमारे पास आ गया सर माइनस टू, इसका एलसीएम करोगे तो थ्री जेड और प्लस में सिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू जेड और प्लस सिक्स, ये सेम रख दिया हमने, माइनस टू ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, तो हम यहाँ पर से दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो, क्योंकि इतना बट्टा इतना निकाल लोगे रेशियो। ठीक है, रेशियो निकाल लिया, दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास आया डब्ल्यू माइनस में डब्ल्यू नॉट बट्टा में डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू में जेड माइनस जेड नॉट, यही हो जाता है अपना नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का सीधा कंसेप्ट होता है, नॉर्मल फॉर्म जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब हो गया भाई, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है बंधु यहाँ पर से
W माइनस में अल्फा बट्टा में W माइनस में बीटा बराबर में लेमडा इंटू में Z माइनस अल्फा बट्टा में Z माइनस बीटा। ये लेमडा जैसा होगा उसके हिसाब से इसका नेचर बनता है। ये नॉर्मल फॉर्म है, उस फॉर्म में आ चुका है। इसीलिए अल्फा बीटा जो है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट उसी का नाम होता है अल्फा बीटा, इसी का नाम होता है अल्फा बीटा। इसलिए जेड माइनस अल्फा का वैल्यू निकालिए अलग से, जेड माइनस बीटा का अलग से निकाल लिए, और तब दोनों को डिवाइड करें ताकि वो इस फॉर्म में दिखने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला में कह रहा है फाइंड तीसरा का ए, प्रूव दैट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होता है वो सर्कल को सर्कल में चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन में। ये क्वेश्चन आप पहले भी किए हैं 2018 में भी, लेकिन हम डायरेक्टली अगर बोलते 2018 का ये क्वेश्चन है तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करते, कमेंट भी आया था फटाक से कि 2018 का आप बोल तो देते हैं लेकिन वो क्वेश्चन सेम रहता नहीं है। सेम क्वेश्चन होता है भाई। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, वो 2018 के क्वेश्चन में सोल्यूशन में लिखा होता है, ऐसा होता है। मतलब जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है या जो प्रूफ करना है वो कभी कभी 2018 के क्वेश्चन निकल, जैसे मैंने बोल दिया पहले 2018 का देख लो, तो उसके सॉल्यूशन में वो बात मेंशन रहता है। अभी अति ध्यान देता नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन मिला के देखा, नहीं मैच किया तो गड़बड़ हो गया भाई सर, ये तो अलग क्वेश्चन है। अरे हम सर हैं, आपके टीचर हैं, गुरुजी हैं, हम आपको गलत थोड़ी बताएंगे, ये क्वेश्चन वही है, उसका सॉल्यूशन ये है, ऐसा हम उसमें मेंशन कर देते हैं। तो देखो सर्कल का एक क्वेश्चन होता है सर अपने पास में, ये ए जेड जेड कंजुगेट प्लस में बी जेड कंजुगेट, तो बी कंजुगेट जेड प्लस सी बराबर 0। अगर इसमें बी बी कंजुगेट माइनस ए सी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो इसमें ए और सी रियल होता है, तो सर्कल बनता है। लेकिन जब यहाँ पर ए 0 हो जाए, ये पार्ट खत्म हो जाए, ये रहे नहीं, ए जब 0 होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। जब हम सर्किल वाला पढ़ा रहे तो उसमें इतना ही बात मेंशन किए थे, अब स्ट्रेट लाइन इंक्लूड हो गया तो इसमें ये भी मेंशन कर दिए कि ए अगर 0 होगा तो ये सर्कल बन, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया जो कि नॉर्मली होता है W इज इक्वल टू कितना ए जेड प्लस बी बटा में सी जेड प्लस में डी। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, डिफिनीशन है। अब हम इसको क्या कर दिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, लिया करके मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई करके हमने जेड का वैल्यू निकाल लिया, कितना जेड का वैल्यू निकाल लिया सर माइनस डी डब्ल्यू प्लस में बी बटा सी डब्ल्यू माइनस में ए। जेड बार का वैल्यू कितना होगा सर, जेड बार का मतलब इस सब पर कंजुगेट लगा दो, लगा दिया कंजुगेट। अब क्या करना है कि जेड का और जेड बार का वैल्यू जो है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, इसमें यहाँ जेड जेड बार का वैल्यू, यहाँ जेड बार का वैल्यू, यहाँ जेड का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, पुट कर दिए जी सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे, एलसीएम वेलसीएम लेकर के, जो कि हमने बहुत लेंदी तरीका से बताया भी था कल। इसमें एलसीएम वेलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, सबको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद जिसके पास डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट है उसको एक साथ रख लो, जिसके पास डब्ल्यू कंजुगेट है उसको अकेले रखो, डब्ल्यू कंजुगेट एक साथ रख लो, डब्ल्यू वाले को एक साथ रख लो। उसके बाद इसमें जिसमें डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट नहीं है, कांस्टेंट वाला पार्ट हुआ, तो जिसमें डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है डब्ल्यू कंजुगेट उसको एक साथ रख लो। ये दिख रहा है समथिंग इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट, मतलब अल्फा समथिंग का नाम अल्फा रख लिया, अल्फा इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू कंजुगेट, बीटा इंटू डब्ल्यू कंजुगेट, और फिर गामा इंटू बीटा कंजुगेट, इसका कंजुगेट है ये, ध्यान दोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ए का कंजुगेट लिखने की आवश्यकता नहीं, ए रियल है, इसका कंजुगेट, ए का कंजुगेट ए रहेगा, डी का डबल कंजुगेट करोगे तो ये आ जाएगा, इसका कंजुगेट ये मिलेगा, तो इसका कंजुगेट है ये। अगर आपने इसका नाम अगर बीटा रख लिया है, ये बीटा का कंजुगेट हो गया, साथ में कितना डब्लू, और इसका नाम रख लिया गामा। ये इस फॉर्म पे दिख रहा है, मतलब सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई आपको खुद करना है, इंटू पिंटू करना है, कोई बड़ी चीज नहीं, थर्ड ईयर के विद्यार्थी आप कर भी सकते हैं। तो इतना आया, जिसमें अल्फा क्या है सर, इसका नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है, इसका नाम बीटा कंजुगेट है, इसका नाम गामा है। वो बात मेंशन कर देना नीचे कि अल्फा बीटा गामा क्या है। ठीक है, और ये जो आया है ये वाला, इसका भी शक्ल किसकी तरह दिख रहा है सर, इसका भी शक्ल तो इसी की तरह दिख रहा है, जिस तरह ये सब चेंज हो चुका है, ये सब ए अल्फा बीटा बीटा गामा हो अल्फा बीटा और बीटा कंजुगेट गामा हो चुका है, ये डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये जो आया ये डब्ल्यू में सर्किल के इक्वेशन की तरह दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्किल का ही इक्वेशन है डब्ल्यू प्लेन में।
और अगर अल्फा जीरो हो गया, मतलब ये जीरो अगर बन गया ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा डब्ल्यू प्लेन में। तो अल्फा जीरो है देन इट इज स्ट्रेट लाइन इन डब्ल्यू प्लेन। बात वही है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स करता है सर्किल और स्ट्रेट लाइन को सर्किल और स्ट्रेट लाइन में, सर्किल को सर्किल में, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ नया चीज नहीं, ये पहले भी करे हैं, बस इसमें नया वर्ड जुड़ चुका है स्ट्रेट लाइन, जब अल्फा जीरो हो उधर ए जीरो हो तब। ठीक है बंधु, हाँ जी। अगला क्वेश्चन अपने पास में है सर, बाइलिनियर फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पॉइंट्स इनटू पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कहानी, तो देखो इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, एक आया होगा थ्योरम, अगर पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो, कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए कि 3 पॉइंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, 3 पॉइंट में, यानी कि क्रॉस रेशियो ऑफ 3 पॉइंट इनवेरिएंट टू 3 पॉइंट। वही चीज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया, समझ रहे हो बात। तो वही चीज है, 3 पॉइंट्स को मैप करना है 3 पॉइंट में, तो वही थ्योरम यहाँ भी है, लेकिन पूछने का अंदाज अलग है। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट मान लिया, 4 पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन 3 वाला थोड़ा इजी होता है। 3 पॉइंट मान लिया, W1 W2 W3, इमेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1 Z2 Z3 इन Z प्लेन ऑफ Z प्लेन इन W प्लेन, मतलब Z प्लेन का 3 पॉइंट है ये, तो Z1 का इमेज W1, Z2 का इमेज W2, Z3 का इमेज W3 है। और हमने यहाँ पर से मान लिया लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी, इतना हमने मान लिया, W1 W2 W3 डिफिनीशन होता है ये, बराबर Z1 Z2 Z3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W माइनस W1 ऊपर और W2 माइनस W3 नीचे, W3 माइनस W2 माइनस W3 ऊपर, और फिर W3 माइनस में W1 नीचे, मतलब इस दोनों का ऊपर, फिर इस दोनों का नीचे, फिर इस दोनों का ऊपर, और फिर इस दोनों का नीचे, ऐसे। सेम Z में भी Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z1, बट नीचे में Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 माइनस Z1, ये हमने माना है। अब क्या करना है सर, आपको करना है प्यार से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इधर इनटू में भेजो, इसको इनटू में भेज दो, भेज दिया सर हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डाल दिया। अब आपको देखना है यहाँ पर से क्या है, कि जब आपने Z के जगह पर आपने पुट किया Z1, तो क्या सीन बनेगा, Z का Z1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। वैसे भी एक पार्ट को 0 करना है अभी एक बार में, ठीक है, वो भी आपको Z का वैल्यू पुट करके, तो W का वैल्यू निकलेगा, Z का वैल्यू पुट किया Z1 ताकि ये 0 हो जाए। एक बार हम रखेंगे Z का वैल्यू कितना, यहाँ पर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार यहाँ पर रख देंगे Z का वैल्यू Z3, तो वो 0 हो जाएगा। एक बार Z का वैल्यू Z1 रखेंगे तो ये 0 होगा, तो इधर से निकलेगा W का वैल्यू, वो निकालते हैं। Z के जगह पर Z1 पुट कर दिया, इधर RHS पार्ट पूरा 0 हो गया, यहाँ पर Z के जगह Z1 भेज दिया। ये सब बाकी सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं। जी सर, अब बताओ यहाँ पर जो है इस दोनों को हमने डिवाइड में भेजा, 0 के डिवाइड में, कहानी खत्म, इसका 0 के डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर से 2 फैक्टर आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो कभी ये फैक्टर 0 बन नहीं सकता है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है तो डिफरेंस कभी 0 आ नहीं सकता है, ये फैक्टर हमारा 0 नहीं हो सकता है कभी भी। इसका मतलब इस फैक्टर को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक को 0 होना पड़ेगा ना कम से कम। हाँ सर, तो इसको 0 किया तो W बराबर कितना आ गया सर, W1, तो Z बराबर Z1 है, इसका मतलब W बराबर W1 है, तो पॉइंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है पॉइंट में, Z1 ट्रांसफॉर्म हो गया W1 में, समझ लो बात। और जब Z का वैल्यू Z3 पुट कर दिया, Z का वैल्यू Z3 पुट कर दिया यहाँ पर, ये हो गया 0, इधर वाला पार्टी 0, तो इतना बराबर लिख दिया हमने 0, इसमें भी रख दिया Z की जगह Z3। फिर सिमिलरली ये दोनों का ये दोनों 0 के नीचे चला गया, कहानी खत्म। यहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता, इसीलिए W बराबर W माइनस W3 या W3 माइनस W बराबर 0, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर से क्या,
कि Z3 ट्रांसफॉर्म हो रहा है W3 में, तो पॉइंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है पॉइंट में, पॉइंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है पॉइंट में। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने माना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने माना है, यही रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब जो मांग रहा था कि पॉइंट को पॉइंट में ट्रांसफॉर्म करो, तो बोलेंगे यहाँ पर हेंस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर, बाइलिनियर ऐसे लिखोगे, हेंस फर्स्ट इज रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। देखो, कहता है इस क्वेश्चन अगले में 4 का ए में कह रहा है अपने पास में कि प्रूव दैट कंटिन्यूटी इज नेसेसरी। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस होगा ही, बट नॉट सफिशियंट, सफिशियंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। और उस केस में जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। ऐसे एनालिटिक वर्ड जोड़ करके कंफ्यूज कर देगा, एनालिटिक वर्ड को स्किप करो, हटाओ। हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा ही, लेकिन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें दो केस बनता है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस नहीं है। दोनों पार्ट है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ठीक है। तो पहले एक पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, ऐसा, ठीक। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो, वो दूसरा पार्ट होगा। मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही, बट कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, वो दूसरा पार्ट हमारा बनेगा, ठीक है। सफिशिएंट पार्ट पहले, फिर नेसेसरी पार्ट। यहाँ पर सफिशिएंट पार्ट में हमने मान लिया कि फंक्शन जो है एफ जेड वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है पॉइंट ए पर। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए बटा डेल्टा जेड इज इक्वल टू एफ डैश ए होता है। अगर एफ डैश ए है, अगर यूनिक और फाइनाइट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ तो डिफरेंशिएबल है मतलब इसका वैल्यू कैसा आएगा, एक यूनिक नंबर आएगा चाहे एक फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है बंधु जी। इसका मतलब हम यहाँ से अब हम निकालने जा रहे हैं सर कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर से एफ जेड माइनस एफ ए निकालने जा रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट जेड टेंस टू ए पर एफ जेड बराबर में अगर एफ ए बन जाएगा, हम समझ जाएंगे कि फंक्शन क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट ए, एक्स बराबर ए। इसीलिए इस दोनों का डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं, डिफरेंस इस दोनों का निकाल के देख रहे हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ, एफ जेड माइनस एफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो जेड माइनस ए से डिवाइड किया, जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों सर, क्योंकि ये फार्मूला बन जाता है इसका एफ डैश का। एक और फार्मूला होता है अपने पास में एफ डैश का, ये जो ये फार्मूला है तो है ही, ये फार्मूला चाहे ये फार्मूला, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस जेड को डेल्टा जेड को जेड लिख सकते हैं तो जेड टेंस टू ए, इसी फार्मूला का दूसरा रूप है ये। इसको जेड मानोगे ना, देखो ना, ए प्लस में डेल्टा जेड बराबर अगर तुम जेड मान लेते हो, इसका मतलब यहाँ पर से लिखोगे डेल्टा जेड इज इक्वल टू कितना, जेड माइनस ए। डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो है, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए, जेड टेंस टू ए हो जाएगा। जेड टेंस टू, देखो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो था तो इस केस में जेड टेंस टू कितना हो जाएगा, ए। और डेल्टा जेड के जगह पर लिख सकते हैं जेड माइनस ए, इसके जगह पर जेड, मतलब इसी फॉर्मूला के दूसरा रूप है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दिया डेल्टा जेड टेंस टू जीरो,
तो यहाँ पर से लिमिट लगा दिया इसमें भी और इसमें भी लिख दिया लिमिट। ये जो पूरा मामला है इसमें इनटू का साइन है, इनटू का साइन है, इस केस में लिमिट इनटू में इसका भी अलग कर दो, इसका भी अलग कर दो। इसका वैल्यू क्या बन गया सर, एफ डैश ए। इसमें जेड के जगह ए पुट कर दिए, पार्ट 0 हो गया। अच्छा इधर में देखो दोनों में माइनस था बीच में, हम लिमिट इसमें भी अलग कर दिए, इसमें अलग कर दिया। इसमें तो जेड है नहीं तो लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एफ ए बचेगा, लिमिट इसमें लगा रह जाएगा। इधर में कितना आ गया 0, हम ये कह सकते हैं कि ये एफ ए इधर आ जाएगा, तो एफ ए इधर आ गया, इसका मतलब लिमिट जेड टेंड्स टू ए, एफ ए बराबर में कितना, एफ जेड बराबर में कितना, एफ ए। तो ये फंक्शन इसका मतलब सर कंटिन्यूअस है। ठीक, अब इसका कन्वर्स पार्ट चलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कन्वर्स पार्ट डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है या होगा मतलब हो सकता है, नीड नॉट बी या नीड मे बी। ऐसे वाले के क्वेश्चन में जिसमें नीड नॉट भी लिखा हो या मे बी, वैसे क्वेश्चंस में एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने, एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस है हर एक जगह लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन को छोड़ के किसी भी पॉइंट पर। डिफरेंशिएबल एवरी, नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब जेड बराबर हो गया सर अपने पास में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये माने हो ना जी सर, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर मॉडल्स लगा दिया रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक फाइनाइट नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट हो गया इसका मतलब ऑलवेज कंटिन्यूअस, इन्फिनिटी पर डिसकंटिन्यूअस, फाइनाइट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है भी, ठीक है। अब आगे बढ़िए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं इसका, जेड इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो एफ जेड बराबर हम बात कर रहे हैं सर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा दिया एफ प्लस ए का, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ ए बटा जेड डेल्टा जेड, जो शुरू में फॉर्मूला बताए थे, और इसको पुट कर दिए इसमें, जेड के जगह पर इतना आ चुका है, पुट कर दिए यहाँ पर, यहाँ भी पुट कर दिए। ये जो खुद है मॉडुलस का स्क्वायर है, मॉडुलस का स्क्वायर मतलब खुद कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कंजुगेट, इंटू उसका कंजुगेट लिख दिया, ये भी सेम कहानी चल रहा है। इसको कंजुगेट प्लस माइनस में अलग अलग होता है, Z1 और Z2 पर होल का कंजुगेट हो प्लस या माइनस कुछ भी होगा तो आप अलग अलग कर सकते हो, Z1 कंजुगेट अब प्लस या माइनस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, बिल्कुल सर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए कंजुगेट, अब फिर उसके बाद ए जेड, ए डेल्टा जेड कंजुगेट, और फिर उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना, डेल्टा जेड इंटू ए कंजुगेट और डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड का कंजुगेट, ये दोनों कैंसिल हो चुका है, सेम सेम है, तो डेल्टा जेड से डिवाइड करोगे, इसके डिवाइड में इतना पहुंच गया, इसमें कट गया, इसमें भी ये पार्ट कट जाएगा, सिर्फ डेल्टा जेड बचेगा। अब डेल्टा जेड टेंस टू 0 होने की वजह से हम उसका कंजुगेट भी 0 कह सकते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो उसका कंजुगेट भी 0 ही होगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये पार्ट अपना अलग अलग करोगे लिमिट तो ये पार्ट अपना 0 हो गया, लेकिन इसमें पुट नहीं करना है डायरेक्ट क्योंकि 0/0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आगे, इस पार्ट को हमने 0 करके छोड़ दिया। एफ डैश ए का वैल्यू आ गया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 ए इंटू डेल्टा जेड का कंजुगेट बटा डेल्टा जेड अब प्लस में ए बार। अब ओरिजिन पे बात करना है, ओरिजिन पर मतलब ये जो पॉइंट आप बात करें तो वो ए था, अब ओरिजिन पर बात करना है तो एट ए बराबर 0 पर बात करेंगे तो ए का कंजुगेट भी 0 होगा, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0 हो चुका है, इसका मतलब एक यूनिक नंबर आया 0 प्लस ए का वैल्यू, जैसे यूनिक आ गया फाइनाइट आ गया, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है, ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। अगर ओरिजिन नहीं है, नॉट ओरिजिन, तब क्या होगा, तब इसका नाम हमने मान लिया कितना आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम आइलर फॉर्म में लिख सकते हैं आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा, उसका कंजुगेट है तो कंजुगेट का मॉडल सेम रहेगा तो आर सेम ही रहेगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, कंजुगेट का मतलब निगेटिव कर दो, आयोटा का साइन चेंज कर दो, ये इतना आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, पुट कर दिया हमने सर आर इंटू ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, ये आ गया ई इंटू का पावर माइनस प्लस आयोटा थीटा, ऊपर जाए घटा दोगे जी सर, ये दोनों आर कैंसिल, ए रह गया जी सर। अब क्या करना है सर, इसका वैल्यू पुट कर दो, एंगल हो गया 2 थीटा, देखो ना यहाँ पर आयोटा थीटा है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन माइनस वाला है तो बीच में माइनस आ जाएगा, एंगल 2 थीटा बन जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, 2 थीटा बन गया एंगल, बीच में माइनस आ गया। अब तुम देखो कि इसका थीटा का जितना तरह का वैल्यू होगा उतना तरह का आएगा, मान लो थीटा का वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया तो इसका अलग वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू आपने π/2 पुट कर दिया तो फिर अलग वैल्यू हो जाएगा, थीटा बराबर 0 पुट किया तो जो वैल्यू आएगा वो थीटा बराबर पाई पर अलग हो जाएगा। यस सर, तो इसका मतलब ये वैल्यू यूनिक नहीं है,
यूनिक नहीं है इसका मतलब एफ डैश ए का वैल्यू यूनिक नहीं हुआ। यूनिक नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ ओरिजिन पर है, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास में है 4 का बी। कहता है फंक्शन एफ जेड बराबर मॉड जेड है। क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा सिर्फ जेड लिखा हुआ है तो वो गड़बड़ है, जेड डिफरेंशिएबल होता है, मॉड जेड है। तो मॉड जेड जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, किसी पॉइंट पर प्रूफ करना है। एफ जेड बराबर कितना है सर, मॉड जेड है। ठीक, तो फार्मूला लगा दिए फिर एफ डैश जेड का। अच्छा, इससे पहले जो फार्मूला लिखे यहाँ पर एफ डैश ए का, एफ डैश ए का वो ए पॉइंट पर था, यहाँ जेड हो जाएगा तो जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ जेड बटा डेल्टा जेड, तो वो फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर जेड की जगह रिप्लेस कर दो जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, अब माइनस में अलग अलग हो, अगर मॉडुलस है, जैसे देखो इसमें माइनस में अलग अलग है, यहाँ पर माइनस में दिख रहा है आपको अलग अलग। जी सर, जैसे Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस होता है ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, यानी अलग अलग अगर कंजू मॉडुलस है उसको अगर साथ कर दिए, दोनों अलग अलग है लेकिन हम दोनों को कर दिए साथ, साइन क्या लगा दिए, लेस देन इक्वल टू। हमने इस दोनों को अलग अलग को साथ कर दिया, साइन क्या लगा दिया, लेस देन इक्वल टू। जेड जेड कैंसिल हो चुका है, अपने पास डेल्टा जेड बटा में डेल्टा जेड का मॉडुलस बटा में डेल्टा जेड आ चुका है। अब फिर से वही डेल्टा जेड की जगह पर पुट कर लेंगे आर कॉस थीटा, जो कि ई का पावर आयोटा साइन थीटा होगा। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर से डेल्टा जेड का वैल्यू कितना, सिंपली डेल्टा जेड का मॉडुलस कितना होगा, इसका मॉडुलस कितना होगा, इसका मॉडुलस, मॉडुलस यही होता है जब आप लिखते हो ना जेड इज इक्वल टू में, जेड इज इक्वल टू में आर इंटू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो ये जो आर होता है ना भाई मेरे, ये आर यही मॉडुलस ऑफ जेड होता है, और जो थीटा होता है वही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। इसका मतलब इसका मॉडुलस आर हो गया। तो आपने क्या कर दिया, इसके मॉडुलस के जगह पर हमने पुट कर दिया आर, और नीचे इसका पोलर फॉर्म ये रख दिया। ये ऊपर चला गया अपने पास तो नेगेटिव हो गया। अब इसको तुम लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ये देखो थीटा जितना तरह का उतना तरह का वैल्यू आएगा, थीटा 0 तो कॉस 0 1, इधर 0 हो जाएगा तो 1 बचा, थीटा का वैल्यू पाई रख दिए तो कॉस पाई का वैल्यू -1, ये हो जाएगा 0, तो अलग हो गया ना, एक बार 1 आ गया वो -1 आ गया। इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ रहे हो बात, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको देखो इतना कम समय में आपको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट 2020 के क्वेश्चंस को करवा दिया है। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबों से कि आप लोग एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी चिंतित है, चिंतित मत होइए। हम धीरे धीरे के कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जितना कंटेंट मेरा पहले था उतना कंटेंट फिर से आ जाएगा। कुछ कहानी ऐसी थी जिसके वजह से हमें वीडियोज हटाने पड़े, नहीं तो आप ही सोचो ना, हमारे लाइव वाले कोर्स वीडियोज जो थे डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 सबका, उसमें 15,000 20,000 व्यूज़ गया हुआ था, तब उस वीडियो को हटाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक है, तो पैनिक मत होइए, हम सारे कंटेंट फिर अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन पहले है तो पहले पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हम 20 से 25 फरवरी तक पार्ट 3 का सारे कंटेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर हम पार्ट 2 में लगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।